Hello and welcome to today's class. I'm Dr. Niti Rathor from Chem Pandit. In our previous video lectures, we have discussed chapter 1 and 2 of class 10th. And I hope that all the topics from both the units are clear to you by now. But still, if you have any doubt or queries, you can of course post your comment in the comment box. Today we will start with a very fresh new chapter, metals and non-metals. We already have an idea about what these actually are. Metals and non-metals, most of these are used for making jewelry and ornaments. On one hand, silver, gold, and platinum, used in making jewelry and ornaments, they are categorized as metals chemically on the basis of their properties. On the other hand, the king of gems, diamond, is categorized as a non metal, of course, based on its properties. So, in today's class, we will discuss about these properties of metals and non-metals. So, let's begin today's class, part 1 of the same chapter. चलिए हम शुरुआत करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, है ना। मेटल्स क्या है, मेटल्स जो वो हैं वो सॉलिड होते हैं, मेटल्स शाइनी होते हैं और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड गैसेस हो सकते हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और शाइनी भी नहीं होते हैं और इनकी बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो क्यों हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, देखिए एक टैबुलर फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, ये टेबल की फॉर्म में बनाया है। टेबल की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को डिफ्रेंशिएट भी हो जाए कर लेंगे, इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी और इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस भी कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएंगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेंगे मेटल की और वो है कि मेटल्स मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। सारे के सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक, मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कहाँ देखा है आपने मर्क्यूरी? आपके घर में जो थर्मोमीटर है जिससे हम फीवर चेक करते हैं, उसमें एक सिल्वर कलर का लिक्विड जो है, जो कि फीवर के साथ या टेम्परेचर के साथ मूव करता है ऊपर नीचे, वो क्या है, वो मर्क्यूरी है और वो लिक्विड है। इसके अलावा गैलियम भी एक लिक्विड है पर 30 डिग्री सेल्सियस पर, और सीजियम भी एक लिक्विड है 28.5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना। एक्सेप्शन की बात करें तो केमिस्ट्री में हर पॉइंट पे आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन मिलता ही है, बिना एक्सेप्शन के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। क्यों है? क्योंकि ब्रोमीन एक लिक्विड है, जबकि बाकी सारे नॉन मेटल्स सॉलिड एंड गैसियस हैं। कैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन एक सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है, सल्फर, फॉस्फोरस ये भी सॉलिड हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सभी गैसेस हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन, जो कि एक लिक्विड है। ठीक, सेकंड हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि मेटल्स जो हैं वो लस्टरस हैं। मेटल्स आर लस्टरस, लस्टर यानी शाइन। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स का शाइनी सरफेस होता है। सभी मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है एक्सेप्ट लेड, क्योंकि लेड जो है वो बहुत ही डल अपीयरेंस देता है। यहाँ पर जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो कि एक लिक्विड है, वो भी यहाँ शामिल है, उसमें भी शाइन होती है। ठीक है, फिर आ जाइए नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स क्या है, ये लस्टरस नहीं है। ठीक, लस्टरस नहीं है यानी ये डल अपीयरेंस के हैं, शाइनी नहीं है। जैसे आपका सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनको आप देखो, इनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है, एकदम डल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन की बात हमें करनी ही पड़ेगी। तो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, आयोडीन एंड डायमंड। ग्रेफाइट जो है उसमें शाइन होती है, जो पेंसिल से आप लिखते हैं ना, तो पेंसिल की जो वो होती है, पेंसिल की जो जिससे आप लिखते हैं, जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है वो ग्रेफाइट होता है और उसमें शाइन होती है।
इसके अलावा आयोडीन के पर्पल कलर के बहुत सुंदर से क्रिस्टल्स होते हैं जो बहुत शाइन करते हैं। और डायमंड तो हम जानते ही हैं कि डायमंड बहुत ही शाइनी होता है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पर आएंगे कि जो मेटल्स हैं ये बहुत ही हार्ड एंड टफ होते हैं। ठीक, हार्ड एंड टफ यानी क्यों है ये हार्ड और टफ? क्योंकि ये सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स हैं तो हार्ड और टफ तो होंगे ही होंगे। अब सवाल ये भी है, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं हम कि ये सॉलिड्स होते क्यों हैं। भाई ये तो हम जानते ही हैं कि सिल्वर मेटल है तो वो सिल्वर एटम्स का बना होगा। गोल्ड है तो वो गोल्ड के एटम्स का बना है। कॉपर है तो वो कॉपर के एटम्स का बना होगा। तो क्यों है ये सॉलिड? क्योंकि इसके जो एटम्स हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एकदम पास 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 रहते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, इसीलिए ये एकदम पास रहते हैं, कॉम्पैक्टली बिल्कुल पास पास पैक्ड रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इसीलिए ये सॉलिड्स हैं। और क्योंकि ये सॉलिड्स हैं तो हार्ड और टफ तो ये होंगे ही। ठीक, अब यहाँ फिर से एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है वो इस तरह से रहते हैं कि उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट वो होते हैं। इसके अलावा रुबीडियम, सीजियम, गैलियम एंड जिंक ये भी सॉफ्ट होते हैं। इन्हें भी आप नाइफ से, सॉफ्ट मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं, लेकिन इस तरह के होते हैं कि आप नाइफ से इन्हें कट कर सकते हैं। फिर जो मर्क्यूरी है वो तो हम जानते हैं कि वो लिक्विड है, तो हार्ड होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल हैं। ब्रिटल हैं यानी कि वो जब भी आप उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ भी उन पर कोई हैमर मारेंगे, मतलब हथौड़ा मारेंगे या उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपरली टूटेंगे नहीं, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, वो सब पाउडरी मास में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ऐसा पाउडर सा बन जाएगा उनका। ठीक, तो ये सॉफ्ट है और इनको कुछ भी हम अगर हैमर मारेंगे या कुछ भी इनको तोड़ने की या कुछ भी कोशिश करेंगे तो ये तुरंत जो है वो पाउडर बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, ये हम जानते ही हैं, बल्कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। इससे हार्ड सब्सटेंस जो है वो हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और बताएंगे कि मेटल्स क्या हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, अब इसका क्या मतलब है कि मेटल्स जो हैं इनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनका वायर बनाया जा सकता है। ठीक, अब ये जो हम हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बिजली के जो तार होते हैं ना, ये मेटल के होते हैं। इसके ऊपर जो आप देखते हैं वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, लेकिन अंदर जो है वो तार होता है और ये मोस्टली कॉपर का होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई इनका उनका वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड जो हैं वो सबसे ज्यादा डक्टाइल माने जाते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल का मतलब ये है कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी अगर लें तो उससे बहुत लंबे लंबे वायर्स बन सकते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आएगा और एक्सेप्शन आएगा मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक का। क्यों? क्योंकि भाई मर्क्यूरी तो लिक्विड है तो उसका वायर तो नहीं बनेगा। सोडियम, पोटेशियम, जिंक ये तीनों सॉफ्ट है ना। जब तीनों सॉफ्ट है तो इनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक, फिर नॉन मेटल्स पे आ जाइए तो नॉन मेटल्स तो नॉन डक्टाइल ही हैं, इनका वायर आप बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? पिछली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि इनको अगर ठोकते हैं, हम प्रेस करते हैं, हैमर से स्ट्राइक करते हैं, तो कुछ भी अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये तुरंत जो है वो पाउडर जैसे फॉर्म में आ जाते हैं। भाई जब ऐसा है तो इनका वायर तो बन ही नहीं सकता है, राइट। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो है मेलिएबिलिटी। हम कहते हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल। अब मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबल का मतलब ये है कि इनको बीट कर करके इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीट करना यानी हैमर से, हथौड़े से मार मार के, हैमर से बीट करना, तो हैमर से बीट कर करके यानी इनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर करके इनकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है, ये टूटेंगे नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है जो हम अपने घर में यूज करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल।
एल्यूमिनियम फॉयल जिसे हम फूड पैकिंग के लिए यूज करते हैं ताकि फूड थोड़ी देर के लिए गर्म रहे, है ना, तो वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वही रहेंगे, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, और रीजन भी वही रहेगा क्योंकि ये पहले से सॉफ्ट है। मर्क्यूरी लिक्विड है, इसलिए इनकी शीट नहीं बन सकती है। नॉन मेटल्स की बात करिए तो ये सारे के सारे नॉन मेलिएबल हैं, यानी इनको हैमर से मार के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीजन वही है जो हमने पहले पढ़ा है, हैमर मारेंगे तो इनका शेप चेंज नहीं होगा बल्कि ये टूट ही जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, वो ब्रेक होकर ये पाउडर जैसा बना लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक, अब ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने थ्रू पास होने दे सकते हैं, तभी तो इनके हम वायर बनाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक केबल्स जो होती हैं ये मेटल की बनी होती हैं, इनमें ज़्यादातर कॉपर का वायर होता है, तो इसीलिए इन्हें यूज़ किया जाता है। बात करें हीट की, तो जो कुकिंग के लिए हम वेसल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्रास के हों, कॉपर के हों, स्टेनलेस स्टील के हों या एल्यूमिनियम के हों, जब भी इन यूटेंसिल्स को आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट को कंडक्ट करते हैं और तभी फूड जो है वो कुक होता है ना, इसीलिए इनको यहाँ यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा लेड एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी लिक्विड है और लेड भी जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है। फिर नॉन मेटल्स पे आए तो नॉन मेटल्स जो है ये पुअर कंडक्टर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने जो आज अपने बॉडी के आर पार जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं, नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हम ये कहेंगे कि जो मेटल्स हैं इनकी हाई डेंसिटी है और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। भाई ऐसा क्यों है? हाई डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एक गिवन वॉल्यूम है, इस गिवन वॉल्यूम में अगर मास बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मेटल्स में जो एटम्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एकदम पास पास रहते हैं, इनके बीच में जगह बिल्कुल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि गिवन वॉल्यूम में जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी हाई है। ठीक, जब डेंसिटी हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, मतलब जब डेंसिटी हाई है तो इनको पिघलाने के लिए, इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर ये मेल्ट होंगे। क्यों हाई टेम्परेचर देना होगा? क्योंकि इनके जो एटम्स हैं इसके बीच में बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो ये क्लोजली पैक्ड है ना। तो ये जो हाई जो फोर्स है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये उतने हार्ड नहीं है। हार्ड नहीं है तो यानी इनके गिवन वॉल्यूम में मास कम है और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। ठीक, अगला पॉइंट, अगले उसमें हम देखेंगे नॉन मेटल्स में, हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स में क्या होता है, इनकी डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स एंड मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अब लो डेंसिटी तो हमने बोला, लेकिन ध्यान रखिए कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी हाई ही होगी, जितने भी नॉन मेटल्स सॉलिड है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एटम्स की अरेंजमेंट के कारण। लेकिन जितने भी गैसेस हैं, हमने पढ़ा, जितने भी गैसेस हैं उनमें क्या होगा, गैसेस में एक गिवन वॉल्यूम में एटम्स बहुत कम और बहुत दूर दूर रहते हैं, ये हमने पहले 9th में पढ़ा है। तो क्योंकि गिवन वॉल्यूम में मास बहुत कम है एज कंपेयर टू मेटल्स, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी बहुत कम होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होगा? क्योंकि एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और वो दूर दूर है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कम टेम्परेचर देने पर ही ये मेल्ट हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर फिर एक्सेप्शन की बात करेंगे कि डायमंड एक एक्सेप्शन है। क्यों है?
क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जब ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो आसानी से मेल्ट तो होगा ही नहीं, इसको बहुत हाई टेम्परेचर देना होगा, तब जाके ये मेल्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, मेटल्स जो है वो सोनोरस रहते हैं। सोनोरस रहते हैं मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मेटल्स सोनोरस हैं, इसका मतलब है कि जब इन पर हम स्ट्राइक करेंगे किसी चीज से तो इनमें एक बहुत अच्छी म्यूजिकल सा साउंड आता है। ठीक है, जैसे कि मंदिर की घंटी हम बजाते हैं तो कितनी अच्छी आवाज आती है, बिल्कुल वही आवाज, वही म्यूजिकल साउंड किसी भी मेटल पर आप मारना, एक छोटा सा स्टिक मार के देखना, है ना, या किसी और मेटल से उसके ऊपर स्ट्राइक करना आप, तो एक बहुत अच्छा म्यूजिकल सा साउंड आता है जो मंदिर की घंटी में आता है, बिल्कुल वैसा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है सोनोरिटी। तो मेटल्स जो है वो सोनोरस हैं, जबकि नॉन मेटल सोनोरस नहीं है। नॉन मेटल्स को आप हथौड़ा या कुछ भी ऐसा मारेंगे तो आवाज नहीं आएगी, बल्कि वो ब्रेक हो जाएंगे, है ना, यही हमने पढ़ा हुआ है। फिर बात करते हैं कि मेटल्स जो हैं वो किस तरह के आयंस बनाते हैं। तो ध्यान रखिए कि मेटल्स हमेशा कैटायंस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो ये कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इन पर आ जाता है और ये एनायंस बनाते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये कैटायन और एनायन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है ना, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये है कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है ना। तो इक्वल होता है तभी तो ये न्यूट्रल होता है एटम, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। लेकिन क्या होगा कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बराबर था। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से एक, तो यहाँ पर क्या हुआ? हाँ यस, सही गैस किया आपने कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो ये कैटायन हो गया, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम कारण है नॉन मेटल्स के एनायन बनाने का। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इस पे आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा ले लेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, है ना। 2 लेगा तो -2 आ जाएगा, 3 लेगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेटल्स जो हैं ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ये ज्यादातर बेसिक होते हैं इन नेचर। ठीक है, क्या होते हैं, ज्यादातर नेचर में बेसिक होते हैं, एक्सेप्शंस तो होंगे ही जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ज्यादातर एसिडिक होते हैं इन नेचर। यहाँ पर भी एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर जगह आएंगे, है ना। तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर ली अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की डिस्कस कर ली हैं, अब बारी आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि मेटल्स जब भी एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा अपना मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब अपना ऑक्साइड बना लेंगे तो कहलाएंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसका जनरल रिएक्शन ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर रिएक्ट करेगा विथ ऑक्सीजन, ये देखिए बनाएगा 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चार्ज तो हम जानते ही हैं, कॉपर पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, -2 है। ठीक, कॉपर क्या है, वो +2 है। इसलिए 2 कॉपर के एटम्स और 2 ऑक्सीजन के एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
+2 -2 और ये एक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम का देख लें हम। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये हम जानते हैं। यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम है तो कितना चार्ज हो गया, -6। यहाँ 2 एल्यूमिनियम के हैं तो चार्ज हो गया +6। +6 -6 है ना, आपस में कैंसिल। ये हो गया आपका Al2O3। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि एल्यूमिनियम का चार्ज है 3, ऑक्सीजन पे 2, तो क्रिस क्रॉस हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन का आ जाएगा 2 और एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन का आ जाएगा और ऑक्सीजन पे एल्यूमिनियम का पहुंच जाएगा 3, तो ये हो गया Al2O3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था अभी, जस्ट हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि मेटल्स की ऑक्साइड्स ज़्यादातर बेसिक होती हैं नेचर में, यानी ये बेस की तरह रिएक्ट करती हैं। अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे 2 ऐसी ऑक्साइड्स की जो कि यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस क्यों हैं? क्योंकि ये नेचर में एम्फोटेरिक हैं, बेसिक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? एम्फोटेरिक क्या होता है? ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो एसिड की भी प्रॉपर्टी दिखाएं, बेसिस की भी प्रॉपर्टी दिखाएं, इन्हें क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम के और जिंक की, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ही एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट एंड वाटर। कैसे? चलिए हम रिएक्शन में देखते हैं। ये पहला रिएक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिड के साथ और यहाँ बना है एक सॉल्ट एंड वाटर। अब आप याद करिए, इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। क्या होता है, एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो है एसिड, ये है सॉल्ट और ये है वाटर। जब ये एसिड है तो बेस क्या हुआ? बेस होगा ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये अपना बेसिक नेचर शो करेगा, है ना। फिर देखिए नीचे वाली रिएक्शन में, यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ऐसा हुआ तो क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। भाई यहाँ पर NaOH है बेस, ये है सॉल्ट और ये है वाटर, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे एसिड क्या होगा? 100% एसिड होगा Al2O3। तो यहाँ पर बेस के साथ इसने कैसे रिएक्ट किया? एज एन एसिड, ठीक है। और एसिड के साथ कैसे रिएक्ट किया? एज ए बेस। तो इसका मतलब ये है कि ये जरूरत पड़ने पे अपना एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है और जरूरत पड़ने पर बेसिक नेचर भी शो कर सकता है ना। यानी एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसीलिए इन्हें कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसको हमेशा याद रखना है आपको। जिंक की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, ये 2 मेटल ऑक्साइड्स नेचर में एम्फोटेरिक होती हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ये देख लेते हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस स्पीड पे या किस रेट पर रिएक्ट करेगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, हम जानते हैं, है ना। क्या है ये? भाई ये इसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। टॉप से बॉटम की तरफ देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टॉप पे जो मेटल्स हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जैसे जैसे नीचे की तरफ हम आएंगे तो रिएक्टिविटी इनकी कम होती जाएगी। और जो बॉटम में है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये जो है ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब ये समझ लो कि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं और ये अपने नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं, बिल्कुल अनरिएक्टिव है, यानी किसी से कोई मतलब नहीं है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस रेट पे रिएक्ट करता है ना। इसी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट रेट पे रिएक्ट करेगा। जो एकदम टॉप के मेटल्स हैं वो बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे, बहुत विगरसली करेंगे, और जैसे जैसे नीचे हम आएंगे तो वो बहुत मुश्किल से रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम।
सोडियम और पोटेशियम बहुत फेमस हैं अपने रिएक्शंस के लिए विथ ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव हैं। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इन्हें जैसे ही ऑक्सीजन मिला, जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, भले ही छोटा सा पीस भी आए, तुरंत ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि तुरंत ये फायर कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इस तरह से रिएक्ट करते हैं इसलिए हम बोलेंगे दे विगरसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू कैच फायर। बहुत तेजी से ऑक्सीजन में, सेकंड्स में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर इनको थोड़ा सा भी हवा में छोड़ दिया आपने तो ये तुरंत रिएक्ट करके और आग लगा लेते हैं, इनमें आग लग जाती है। इसीलिए इनको हम ओपन तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको स्टोर करते हैं कैरोसिन में या किसी और ऑयल में डुबा के इनको रखा जाता है। अदरवाइज ये जो है वो जल जाएंगे, आग पकड़ लेंगे। ठीक है। फिर इसके नीचे आइए तो हम बात करेंगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी काफी रिएक्टिव हैं, है ना, उतने नहीं है लेकिन रिएक्टिव हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको अगर आप एयर में छोड़ दीजिए तो ये थिन लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएंगे और उस ऑक्साइड की थिन लेयर इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक। इसमें अच्छी बात ये होगी कि इससे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब पूरा सरफेस कवर हो जाएगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। जैसे कि सपोज भाई ये एक पीस है एल्यूमिनियम का या मैग्नीशियम का, इसके पूरे सरफेस के ऊपर, ये पूरे सरफेस के ऊपर सपोज कि ऑक्साइड की लेयर जम गई तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है। नॉर्मली जो है क्या होता है, इसको हीट करेंगे ना हम तभी ये बर्न करते हैं, बिना हीट किए ये बर्न नहीं होते हैं। ठीक। फिर और नीचे हम आएंगे तो हम आएंगे जिंक के ऊपर। जिंक कम रिएक्टिव है इसलिए ये सिर्फ स्ट्रांगली हीट करने पर ही बर्न करेगा और ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। वरना ये नहीं बनाएगा। अगर आपने स्ट्रांगली हीट नहीं करा, यानी बहुत देर तक हीट नहीं करा, तो ये बर्न नहीं होगा। ठीक। फिर और उसके नीचे हम आएंगे आयरन पे। तो आयरन जो है ये तो और भी ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, आयरन सिर्फ आयरन फिलिंग्स, जो फिलिंग्स होती है ना, फाइलिंग्स जिसे बोलते हैं, पतले पतले बारीक बारीक रेशे के फॉर्म में जो आयरन मिलता है, ये सिर्फ उसी फॉर्म में बर्न करेगा। उसके अलावा नॉर्मली तो आयरन बर्न ही नहीं करेगा, वो ऑक्साइड बनाएगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। इसके बाद हम जानते ही हैं, बॉटम में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, मर्क्यूरी, कॉपर, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे टेम्परेचर दे दो आप या कुछ भी करो। तो इन्हें आप कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर हाईली अनरिएक्टिव। चलिए अब हम देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स ही नहीं, कोई भी एलिमेंट जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हमने देखा है कि वो ज्यादातर मेटल, मतलब अपनी जो है वो हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर भी मेटल जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। लेकिन पहले क्या होता है, यहाँ पहले बनता है मेटल ऑक्साइड। ध्यान में ये रखना है कि मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा, पहले ये मेटल ऑक्साइड बनाता है और बाद में, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाती है अच्छे से, तो ये बना लेता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। यहाँ पर भी हम रिएक्शन को रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ही पढ़ेंगे और देख समझेंगे। ठीक है। तो हम अच्छे से जानते हैं सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, पानी और ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही सेकंड्स में भी ये सेकंड्स के अंदर रिएक्ट कर जाते हैं। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बना लेता है अपना हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व कर देता है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन पोटेशियम के साथ भी होता है। चलो इस रिएक्शन को हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं, है ना। सपोज करो कि ये एक बीकर है और इस बीकर में क्या भरा है, इसमें भरा है वाटर। ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं। पूरा रब हो गया, कोई बात नहीं। इसमें बीकर में हम भर देते हैं वाटर। ठीक है। अब इसमें आप मान लो कि इस वाटर में हमने क्या रख दिया, हमने डाला थोड़ा सा, एक छोटा सा पीस डाला सोडियम का। मान लो कि ये सोडियम है या मान लो पोटेशियम है।
तो जैसे ही आप पानी में इसको रखेंगे, इस पे डालेंगे, सबसे पहले तो ये है कि ये पानी पे तैरेगा, सिंक नहीं करेगा, ये फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये इसकी डेंसिटी कम है, ये वाटर से भी इसकी डेंसिटी कम है ना? तो डेंसिटी कम है तो यानी ये पानी पर तैरेगा। और मजेदार बात ये है कि पानी पे तैरते हुए ये आग पकड़ लेगा, पानी पे ही ये कैच कर लेगा फायर। कैसे? वो अभी हम देखते हैं। देखो भाई, जैसे हम सोडियम या पोटेशियम वाटर में डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम बनाते हैं इससे। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पानी में डिजोल्व नहीं होगी, होती ही नहीं है हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या करेगी, ये निकल जाएगी बाहर बबल्स के फॉर्म में। जब ये बबल्स का फॉर्म में बाहर जाएगी और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसको मिलेगा तो ये इसके साथ मिलकर जो है वो आग पकड़ लेगी, तो कंबशन रिएक्शन कर लेगी, है ना? क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, हाइड्रोजन गैस क्या है, वो कंबस्टिबल है, आग पकड़ लेती है। तो लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि इसको आग पकड़ने के लिए जो चीज चाहिए वो है एनर्जी, इसको बाहर से हीट एनर्जी भी चाहिए है, वरना ये आग नहीं पकड़ेगी। तो ये हीट एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? ये देखिए, इस रिएक्शन में मैंने लिखा है प्लस हीट, यानी ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें काफी सारी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन को जैसे ही ये हीट एनर्जी मिलेगी, बाहर का ऑक्सीजन मिलेगा, वैसे ही ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। अब ये खुद तो आग पकड़ेगा ही, साथ साथ ही सोडियम को भी जला देगा। ठीक है, और सोडियम भी आग पकड़ लेगा, तो पानी पे तैरते हुए सोडियम जो है वो फायर कैच कर लेगा और जल जाएगा। ठीक, कितनी अजीब बात है कि पानी पर रह के ये कर रहा है। तो इसका रीजन अब हम जान चुके हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के मिलने से, और जो इसमें हीट इवॉल्व हुई है उसको लेकर ये आग पकड़ लेगा, खुद भी जलेगा और साथ साथ सोडियम को भी अपने साथ जला लेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी पोटेशियम के साथ भी, क्योंकि दोनों ही बराबर से रिएक्टिव हैं, बहुत बहुत रिएक्टिव हैं। पानी और वाटर देखते ही इनको बस जो है फायर कैच करनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम भी काफी रिएक्टिव है। ठीक है, अगर यही प्रोसेस हम कैल्शियम के साथ करें, है ना, सपोज अब हम क्या करें, ये वाला कलर ले लेते हैं। सपोज कि हम उसकी बजाय कैल्शियम का एक पीस वाटर पे डालते हैं, क्या होगा? वही होगा कि कैल्शियम बनाएगा अपनी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, पहले ही की तरह हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आप कैल्शियम इसमें डालोगे वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, तो ये इस पर तैरेगा नहीं, ये सिंक कर जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये जो रिएक्शन होगी वैसे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी और बाहर आने के बाद भी ये फायर नहीं पकड़ेगी, ये आग नहीं लगाएगी। क्यों? क्या रीजन है यहाँ पे? भाई यहाँ पे रीजन ये है कि जो एक और चीज इसको चाहिए थी आग लगाने के लिए, फायर कैच करने के लिए, वो है हीट। तो हीट तो इसके पास है ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, यहाँ पर हीट इवॉल्व नहीं होती है। हीट इवॉल्व नहीं होती है तो इसको नेसेसरी हीट तो मिलती ही नहीं है। तो ये हाइड्रोजन गैस तो यहाँ बनती है, वो बाहर भी रिलीज होती है, लेकिन वो आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसके बबल्स कैल्शियम के ऊपर बैठ जाते हैं और ये इसकी वजह से कैल्शियम भी ऊपर आके तैरने लग जाता है। ठीक, तो इस रिएक्शन में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम तो फायर कैच कर लेते हैं वाटर पे, लेकिन कैल्शियम नहीं करता, क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन अब आपको मालूम है कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व नहीं होती है बहुत कम होती है, इतनी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन जो है उसको लेकर और वो फायर कैच कर सके, इतनी हीट नहीं होती है। दूसरा हमको ये भी बताया कि जो कैल्शियम है इनिशियली तो ये सिंक होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स जब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। ठीक है, अब ये जो दोनों रिएक्शंस है ये कैसी हो रही हैं? ये ठंडे पानी में हो रही हैं, नॉर्मल वाटर में हो रही हैं, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव हैं कि इनको नॉर्मल वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल सा आप रूम टेम्परेचर में वाटर दे दो, उसमें ही ये अपने रिएक्शन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव हैं, ये हमने सीरीज से देखा हुआ है। ठीक है, फिर हम सीरीज में नीचे आके बात करेंगे एल्यूमिनियम और जिंक की।
तो एल्यूमिनियम और जिंक जो है ये क्या है, ये काफी कम रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम और जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे हैं, तो ये कम रिएक्टिव हैं वाटर से, आसानी से वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये रिएक्ट करेंगे सिर्फ स्टीम से। किससे रिएक्ट करेंगे? अगर इनको हम स्टीम देंगे ना तो ही ये रिएक्ट करेंगे। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ अपना ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। जिंक भी अपनी ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम और जिंक सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अब इसके नीचे जो मेटल्स आते हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसको अच्छे से याद कर लो आप। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे इन्हें आप स्टीम दे दीजिए, सुपर हीटेड वाटर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। राइट, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। हमने पहला यूनिट जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें देखा था कि मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमने इसके लिए एक्टिविटी भी डिस्कस की थी। और उस एक्टिविटी में हमने प्रूव किया था कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इस रिएक्शन में और सॉल्ट बनता है। याद आया है ना? ठीक, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन वहां पर एसिड कौन सा था? एसिड था HCl। क्या था? HCl। सिर्फ HCl के साथ ही ये रिएक्शन होती है। तो सभी मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, हम जानते हैं कि ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इन मेटल्स को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस और बनाएंगे अपना सॉल्ट, है ना? मैग्नीशियम प्लस 2 HCl ने बनाया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो गई। ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिया। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम भी डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये रिएक्शन सिर्फ डाइल्यूट HCl के साथ क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ पॉसिबल नहीं है और HCl के साथ पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है ऑक्सीडाइज करने के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो दूसरे सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स जो नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये उन्हें भी ऑक्सीडाइज कर देता है जबरदस्ती, इसलिए कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा? ये वाटर नहीं बना के, सॉरी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि उसको ऑक्सीडाइज करके ये वाटर प्रोड्यूस कर देगा और साथ में बनाएगा अपना सॉल्ट और नाइट्रोजन की कोई ऑक्साइड बना लेगा। ये कोई भी ऑक्साइड, जैसे कि ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिए हमेशा कि मेटल डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन ये रिएक्शन HNO3 के साथ नहीं होती है। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कैसी होगी? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन ये उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा वाटर में, और ये अपनी खुद की ऑक्साइड बना लेगा। मतलब ये कि ये दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करते हैं सामने वाले को, वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड इस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर फिर हम एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज और किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन है, क्योंकि वैसे ये अपनी रिएक्शन में वाटर बनाता है ना? लेकिन बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ दो मेटल्स आपको याद रखने हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये दोनों बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए,
आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशंस में, है ना, उसके सॉल्यूशन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये वाली रिएक्शन हमने पहले यूनिट में पढ़ी है। देखते हैं कैसे। रिएक्टिव मेटल्स जो है वो क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को अपने कंपाउंड से सॉल्यूशंस में ये उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और खुद जाके सॉल्ट बना लेगा, है ना। और हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया याद, है ना, सबको याद आ गया होगा। तो हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव मेटल ने क्या किया, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, धक्का मार के अलग कर दिया, है ना, किक आउट किया उसे उसके सॉल्ट से और खुद उसने उसके साथ कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने देखी हुई है पहले भी। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही काम होगा। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये देखो रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक कॉपर को किक आउट करेगा अपने सॉल्ट में से और खुद बना लेगा सॉल्ट, जिंक सल्फेट। बिल्कुल इसी तरह से कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम देखेंगे। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को किक आउट करेगा, इसको हटा देगा और खुद रिएक्शन बना लेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा भाई मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे हमको याद ये रखना है कि नॉन मेटल्स की बहुत कम केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ही कम केमिकल रिएक्शंस हैं, ये 2-3 ही है बस। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ना वो वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना स्टीम से, ना डाइल्यूट एसिड से। कुछ भी इनको दे दो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, हमने पढ़ा है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इसलिए ये हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने मेटल्स के रिएक्शन में देखा है, मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन जो एसिड में होता है ना, या जो जहां भी उन्हें मिलता है उसको ये रिड्यूस करके बना देते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकते ही नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं तो ये इस तरह के रिएक्शन भी नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से नॉन मेटल्स जो है वो बहुत कम रिएक्शंस करते हैं। सिर्फ जब इनको हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ हीट करने पर ये क्या बना लेते हैं, ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं, कभी ये सॉल्ट बनाते हैं और कभी ये फिर ये गैसेस बनाते हैं, मतलब ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेंगे, सल्फर, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसे हीट करेंगे तो ये बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ही ये सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी हीट करने पर, है ना। यहाँ देखिए, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वाले के साथ, तो ये बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। बस यही एक रिएक्शन है जो नॉन मेटल्स करते हैं, अदरवाइज इनकी कोई ऐसी रिएक्शंस नहीं है। ठीक, तो आपको याद रखना है, इसलिए हमको मेनली मेटल्स ही पढ़ना है, मेनली हमको मेटल्स देखना है क्योंकि उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स की बहुत ही कम है, ये 2-4 ही है तो हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी और नॉन मेटल्स की हमने देखा कि ज्यादा प्रॉपर्टीज ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। अब ये तो हमने देखा ही है, हम जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है फ्रॉम वेलेंस शेल और बनाता है कैटायन। ठीक है, नॉन मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बनाता है एनायन। ये भी हमने पढ़ा है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक, तो जो ये मेटल देगा, वो जो ये इलेक्ट्रॉन देगा
वो ये ले लेगा नॉन मेटल। तो क्या होगा भाई, जब एक बना लेगा कैटायन और एक बना लेगा एनायन, तो क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये साथ में जुड़ जाएंगे, साथ में रहेंगे। और साथ में रहेंगे तो ये जो बॉन्ड बना लेंगे इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक्चुअली इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है, एक प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि कैटायन और एनायन है, क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच, तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये जुड़ जाते हैं आपस में और साथ में रहते हैं। तो इसको आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स या आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो वैसे इसका सोडियम क्लोराइड है, पर हम यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड को एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका है, मैंने पिछले वाले यूनिट में पढ़ाया हुआ है। उसमें मैंने पढ़ाया था, ये देखो याद दिला देती हूँ। उसमें मैंने बताया था कि भाई सोडियम और क्लोराइड है ना। तो मैंने बताया था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोराइड को। क्यों? क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, उसको ये दे सकता है। और उसको देने के बाद ये ऑक्टेट अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। क्लोराइड में क्या है, बाहर है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो सोडियम दे देता है इसको एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों साथ में मिलकर रहने लगते हैं, आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से बनता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या होता है सोडियम क्लोराइड? इट इज टेबल सॉल्ट। जो हम सॉल्ट घर में खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का, है ना। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, होता है MgCl2। तो क्यों होता है MgCl2? क्योंकि भाई मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12 है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, 1s2 2s2, है ना, 1s2 2s2 2p6 एंड 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो ये जो 3s2 इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन वैसे तो पेयर्ड है s ऑर्बिटल में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, बजाय p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब ये जो क्लोराइड है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक, तो ये जो बाहर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो मैग्नीशियम का एक एटम क्या करेगा, दो अलग अलग क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, डोनेट कर देगा। ठीक, पूरी तरीके से डोनेट कर देगा। अब उसका उससे कोई मतलब नहीं है। तो आयोनिक बॉन्ड में बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो इसका पर उसके ऊपर तो आ गया +2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके। और यहाँ इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो -1 चार्ज आ गया। ठीक, तो ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा और ये एक सॉल्ट बनाएगा MgCl2। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, है ना। इस तरह से हम प्रॉपर दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम के पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं हम, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, टोटल 12 हैं। ये बाहर वाले में आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों को लूज करना जो है इसके लिए ज़्यादा इजी है। और क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 हैं, तो इसके लिए आसान ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ले ले। तो बस ये इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। और ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आया, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे आया, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये साथ साथ स्टिक हो गए, साथ में रहने लगे और बन गया आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स।
इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल नेचर। हम ये देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं और काफी हार्ड भी होते हैं। क्यों भाई, क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच रहता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। ठीक, जनरली ये ब्रिटल होते हैं और अगर थोड़ा सा भी फोर्स, थोड़ा सा भी प्रेशर इन पे अप्लाई करो तो इनका शेप चेंज नहीं होता, बल्कि ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं या ऐसा पाउडर सा बना लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को ब्रिटल कहते हैं। जो सब्सटेंसेस फोर्स अप्लाई करने पर उनका शेप चेंज नहीं होता है बल्कि वो ब्रेक हो जाते हैं, इनको ब्रिटल कहते हैं। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब क्योंकि हमने देखा है कि आयोनिक कंपाउंड्स के क्या है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये बहुत हार्ड है। और जब ऐसा होगा तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, हाई होंगे। यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर ही ये मेल्ट होंगे या बॉईल होंगे। ठीक, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक एसोसिएशन तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ेगी। थोड़े कम एनर्जी से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा एनर्जी देंगे, कौन सी देंगे? हीट एनर्जी देंगे। ठीक, और जितनी ज्यादा हीट एनर्जी देंगे उतना ही इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अब आयोनिक कंपाउंड, ध्यान रखो, हमेशा वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है और इसके पास भी आयन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसीलिए सभी तरह के जो आयोनिक कंपाउंड्स है वाटर में हमेशा सॉल्युबल रहते हैं और इनसॉल्युबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा में। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम और वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपने एक सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जो वाटर में डिसॉल्व करने पर या फिर अपने पिघले हुए स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में, है ना, अपने मोल्टन फॉर्म में जब आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि आयोनिक कंपाउंड्स अपने सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? सिंपल सा रीजन है, हम जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में एटम्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन में पैक रहते हैं, बहुत पास पास पैक रहते हैं अपनी अपनी जगह पर, और इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है, मूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है। तो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे और जब आयंस मूव नहीं कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा, इसके साथ ही हम जो पार्ट 1 है हमारा इस चैप्टर का, वो पार्ट 1 हम के एंड पर आ गए हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं जो बेसिकली मेटलर्जी है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और मैं आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, उसका सोल्यूशन मैं आपका दूंगी। ठीक है।